डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिद्धांत। तो ये इसका उद्देश्य तथा मूल सिद्धांत निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का क्या उद्देश्य है और उसके जो मूल सिद्धांत हैं वो निहित हैं, और इन सिद्धांतों का हम का जो विवरण है उसको जानेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है। तो सबसे पहला सिद्धांत है, जो शासन की अंतिम सत्ता है वो किस में निहित है? जनता में निहित है। यह जनता क्या करेगी? अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और भेजेगी, वे ही कानून बनाएंगे तथा शासन का संचालन करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि मैं समझता हूँ कि यह प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है तथा इसमें निहित अधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से ही प्राप्त है। इस संविधान का क्या आधार है? जनता ही है, और इसमें निहित जो भी अधिकार है और प्रभुसत्ता है सब कहाँ से प्राप्त होगी? जनता से ही प्राप्त हुई है। अब दूसरा है सिद्धांत जनता द्वारा संविधान का निर्माण। वैसे तो संविधान का निर्माण आपकी संविधान निर्माती सभा ने किया है, लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो जनता द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ है। तो संविधान की प्रस्तावना में ये सिद्धांत निहित है कि संविधान का निर्माण जनता ने किया है तथा इसको स्वीकृति प्रदान की है। अगर जनता इसको स्वीकार न करती तो क्या ये आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी जाती या भारतीय संविधान लिखा जाता? नहीं, इसको जनता ने स्वीकार किया है, इसको स्वीकृति प्रदान की है। संविधान सभा ने इस संविधान को बनाया तथा स्वीकृत किया था, किंतु संविधान सभा का निर्वाह जो है जनता ने किया था। जो संविधान सभा बनी थी वो जनता के द्वारा बनी थी। तो अतः जो संविधान निर्माती जो सभा थी तो उसके जो सदस्य थे उसको किसने चुना था? जनता ने चुना था। इसलिए उसका निर्माण, संविधान का निर्माण अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो जनता के द्वारा ही हुआ है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से संविधान जनता द्वारा ही निर्मित माना जाएगा। अतः इस संविधान को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति इस संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। अगला है प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। अगला सिद्धांत ये है कि संविधान की प्रस्तावना में यह मूलभूत सिद्धांत निहित है कि भारत में पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना की गई है। उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कोई उस पर अंकुश नहीं लगा सकता है। तो जो हमारा राज्य है वो प्रभुत्व संपन्न है, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। कभी कभी इसका अर्थ भी पूछ देते हैं कि पूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ बताइए। तो भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। राज्य आंतरिक तथा बाह्य क्षेत्र में सर्वोपरि माना जाएगा। राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति तथा संस्थाएं राज्य की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। राज्य स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का निर्धारण करेगा, उस पर किसी बाहरी राज्य का दबाव नहीं होगा। अब है अगला सिद्धांत है लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। जो हमारा संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये कहा गया है कि भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की गई है। भारत जो है लोकतांत्रिक राज्य है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की गई है। इसमें शासन की जो सत्ता है वो किस में निहित है? जनता में निहित होगी, और जनता इसका प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करेगी। जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो उसको मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है। तो जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगी। निर्वाचन मतलब चुनेगी, और केंद्रीय शासन लोकसभा के प्रति तथा राज्यों का शासन विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा। तो ये आपकी कितनी हमने यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिद्धांत बताए हैं। ये आप हेडिंग डालेंगे अपनी नोटबुक पे, और ये सारी पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी और जनता द्वारा संविधान का निर्माण हुआ है। प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, ये 4 हेडिंग आप डालेंगे और आगे की अभी हम डिस्कस करते हैं। नंबर 5 है गणराज्य की स्थापना। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य की स्थापना
का संकल्प व्यक्त किया गया है। गणराज्य मीन्स क्या होता है? गणराज्य मतलब जिसमें शासन का प्रधान अनुवांशिक ना होकर जनता द्वारा निर्धारित हो। मतलब ये नहीं कि बाबा दादा और ये बेटा पोता वाली परंपरा चली आ रही है, तो अनुवांशिक ना होकर जनता द्वारा निर्धारित हो। अब अगला है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। कई बार क्वेश्चन आता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संशोधन में जोड़ा गया, किस संशोधन में जोड़ा गया और इसका क्या अर्थ है? तो ये 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द, और इसका अर्थ है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जो सभी धर्मों को मान्यता देता है, सभी धर्म उसके लिए सामान्य है, सभी धर्मों को समान समझता है तथा सभी धर्मों को अपने विकास का समान अवसर देता है। सभी व्यक्ति, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, सभी के धर्म समान हैं। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत बताया गया है। अगला है समाजवादी राज्य की स्थापना। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया। क्वेश्चन आता है कि 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्दों को जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवाद एक सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है। जो भी उत्पादन होगा और वितरण के जो भी साधन है उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है और उनका प्रयोग संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। तो समाजवादी राज्य की स्थापना से क्या तात्पर्य है कि समाजवाद एक सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है और उनका प्रयोग संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। अगला है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार। अब संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जिसके अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, है ना। विश्वास तथा धार्मिक स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार दिए गए हैं। आप धार्मिक पूजा पाठ, कर्मकांड ये सब कर सकते हैं, ठीक है। समानता के अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की रक्षा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत ये भी सिद्धांत है आपका, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की रक्षा। संविधान की प्रस्तावना में यह भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत की राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को हर कीमत पे बनाए रखा जाएगा। तो ये थे आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिद्धांत, और सभी को आप सारे पॉइंट जितनी भी आप हेडिंग्स हैं उनको लिख लेंगे। 4 हेडिंग उधर हमने बताई थी, इधर आपकी गणराज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, समाजवादी राज्य की स्थापना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की रक्षा, सभी को लिख लेंगे और बार बार इसको लिखने का अभ्यास करेंगे, कोई भी इसमें गलतियां ना हो। और अंदर का इसके अंतर्गत आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो धन्यवाद।